आज एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा सीनियर सहाफ़ी हमाद सरफराज साहब ने. ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ कंटेंट एंड स्पेशल रिपोर्ट एट एक्सप्रेस ट्रिब्यून. हमाद, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. हमाद, सबसे पहले तो आपकी जो आज की ये जो आर्टिकल है, आपकी स्टोरी है, इंडियाज कंटेंट कोल्ड वॉर, where you've discussed social media content moderation outsourced to India and how it has morphed into a powerful instrument of political influence. आप जरा बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए भी आम अल्फाज में कि भारत अपने उस बयानिए और वो जो एक हार चुका है, चूंकि वो ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स, वो अब कर क्या रहा है और सोशल मीडिया को किस तरह से वो मैनिपुलेट कर रहा है इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को अपने झूठ को आगे, डिसइंफॉर्मेशन को प्रमोट करने के लिए. देखिए, I'll take you back, थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है. जब ये एस्केलेशन जो थी अपनी पीक पे थी, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पे पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया था. एंड ये सिर्फ एक जंग उनकी हमारे साथ फिजिकल नहीं है, ये एक दूसरे स्फीयर में भी चल रही है जो कि सोशल मीडिया पे है. वो इन्फ्लुएंस कैंपेन्स चला रहे हैं, वो एक नैरेटिव वॉरफेयर उन्होंने हमारे खिलाफ शुरू किया हुआ है, जिसमें वो अपनी जो एक उनकी ऑफिशियल लाइन है बीजेपी की, द रूलिंग पार्टी इन इंडिया, नरेंद्र मोदी की जो अपनी पार्टी, उसके अलावा हट के वो कोई चीज जो है वो चलने नहीं दे रहे हैं. चाहे आप पाकिस्तान से ट्वीट कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिस्तान से कर रहे हैं या अमेरिका से कर रहे हैं, कहीं से भी आप करें. आप अगर सिर्फ एक लैंडस्केप देख लें जो उन्होंने अकाउंट्स को ब्लॉक किया, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफी हैं, उनको उन्होंने टारगेट किया है. उन्होंने डेरेक ग्रॉसमैन जैसे जो एनालिस्ट हैं, जो मैं कहूंगा कि प्रो इंडिया रहे हैं काफी हद तक, उनको टारगेट किया है सिर्फ एक मामूली सी चीज कहने पे. और इस वक्त भी वो ऑपरेशन जो है वो एक नए एंगल की तरफ जा रहा है कि दे आर म्यूटिंग, साइलेंटली म्यूटिंग मेनी अकाउंट्स जिनका हमें पता नहीं चलेगा. Like you mentioned, कि ये जो एक अलार्मिंग फ्यूजन का जिक्र आपने जो किया है ऑफ स्टेट पावर विद कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, a co-governance of content where platforms comply not just with legal requests but with direct political instructions, इसको हम कैसे काउंटर कर पाएंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि हमें अपने नैरेटिव को बिल्कुल ब्लॉक नहीं होने देना चाहिए. आई थिंक दैट इज नंबर वन. हमारा जो नैरेटिव है वो ऑफिशियल चैनल से, हमारे एनालिस्ट के थ्रू, हमारे जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज अपना काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ अपने मीडिया हाउस की बात नहीं करूंगा, सब काम कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त दे सकते हैं, हमें उन प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स को इस वक्त थ्रू रखना चाहिए. पहली चीज तो ये है. दूसरी, आई थिंक एक फिजिकल एंगेजमेंट है जो कि हमारे डिप्लोमेटिक मिशन की तरफ से होनी चाहिए. इंडिया हैज बिन डिफीटेड, एक फ्रंट पे नहीं, कई फ्रंट्स के ऊपर, और दुनिया के सामने ये बात आ चुकी है. न्यूयॉर्क टाइम्स में आया, इधर उधर हर जगह चल रही है. आई थिंक इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि पाकिस्तान अपना नैरेटिव अपने ऑफिशियल डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए वहां अपने जहां भी ये कैपिटल्स में ये बैठे हुए हैं इस वक्त, उधर ये नैरेटिव इंगेज करें, लोगों के साथ दिखाएं लोगों को फैक्ट्स, बिकॉज इट इज अबाउट टाइम. इसके बाद हम अगर अभी भी इसको इंटरनेशनलाइज नहीं करते इस इशू को, तो मेरे ख्याल से वी आर लूजिंग ऑन एवरीथिंग. वी आर इन द राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट नाउ टू इंटरनेशनलाइज इंडियाज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसमें वो ना सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहा है बल्कि घर पे, बल्कि बाहर भी वो यही कर रहा है. ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी वो यही चाहता है कि लोग पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट की तरह देखें. आई थिंक ये एक बहुत सीरियस मामला है. हमने बड़ा अच्छा एक मिलिटरीली तो उनको जवाब दे दिया, और अभी हम अपने पार्लियामेंट्री मिशंस को जी मैं कहा इस पार्लियामेंट्री मिशन तो एक तरफ है, लेकिन आई थिंक दिस हैज टू बी एन ऑनगोइंग एफर्ट. डिप्लोमेटिक मिशंस हैव टू स्टेप अप. इनको इंडिया को एक्सपोज करने के लिए हर कैपिटल में एंगेज करना पड़ेगा ऑडियंसेस के साथ. क्योंकि जो मैं फिलहाल देख रहा हूँ, जो मैं अपनी सतह पे अपने कॉलीग्स या जर्नल सहाफी जो हैं बाहर, जो इस वक्त उनसे बात करता हूँ, तो उनके पास एक बड़ा डिस्टॉर्टेड नैरेटिव है पाकिस्तान की स्टोरी का या पाकिस्तान की अपनी जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में. मेरा ख्याल है कि आई थिंक वी शुड स्टेप इट अप. डिप्लोमेटिक मिशन तो एक तरफ चलता रहेगा, ये जो डेलीगेशन जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे कैपिटल्स हैं उसके अंदर हमें एग्रेसिवली जो फैक्ट्स हैं उनको पुश करना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा ऑडियंसेस के साथ. आपको लगता है कि पाकिस्तान का उस वक्त भी हमने जिस तरह से इसको काउंटर किया, हमने लोगों को बताया, हमने दुनिया भर में ये तमाम चीजें सामने रखी, वो उसको भारत को बड़ी एक सुबकी हुई थी, बहुत शिकस्त का सामना उस वक्त भी करना पड़ा था जब ये सारी चीज मंजर आम पर आई थी? बिल्कुल. एंड आई थिंक उसको हमें एक एग्रेसिव लेवल पे आगे लेके जाना है, और इसमें हम बिल्कुल अब ब्रेक नहीं ले सकते हैं. एंड यू थिंक 5 इयर्स में वो इस डिसइंफॉर्मेशन को बहुत आगे लेकर चला गया है? बिल्कुल. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. मैं अभी कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट पे काम कर रहा था जिसमें 12 के करीब जो इंटरनेशनल एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स वॉच है, एमनेस्टी है, इन्होंने यूरोपियन यूनियन की सदर को एक लेटर लिखा है
اس لیٹر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کے اندر جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ بہت بدترین سلوک ہو رہا ہے. اٹس نو لانگر اے ڈیموکریسی اینڈ یورپ شوڈ ٹیک ایکشن. اچھا, اس دوران میں جب یہ لیٹر جاتا ہے یورپین پریزیڈنٹ کو, انہوں نے انڈیا بھی آنا تھا, لیکن اسی ٹائم پہ انڈین چیمبر آف کامرس کے لوگ جو اس وقت برسلز میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لیٹر لکھتے ہیں اپنی طور پہ پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے. آئی تھنک انڈیا نہ صرف ایک کیمپین سوشل میڈیا پہ چلا رہا ہے, بلکہ ہر سطح پہ وہ پاکستان کے خلاف ایک بہت ہی گھنونا قسم کا ایک کیمپین چلا رہا ہے. رائٹ, اینڈ جسٹ بیکاز دے لیک فیکٹس, دے لیک ایویڈنس, تو یہ کچھ ان سے مزید بھی ایکسپیکٹ کیا جائے گا. بٹ پاکستان, لائک یو مینشنڈ, کہ بہت ہی ریگرسلی ہمیں اس چیز کو آگے ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے نیریٹو کو, ان کے جھوٹے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ حماد فار جوائننگ اس. پروگرام کی ٹیم علینا شکی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.